दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि इसका बैकग्राउंड क्या है फंडामेंटल राइट्स का, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया था। अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। आज फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उसके बैकग्राउंड को जानो कि कैसे वो आया, फिर तीसरा जानो कि फीचर्स क्या है, और बाकी जो प्रोविजंस हैं वो तो जानना ही है। एंड देन इसकी क्रिटिसिज्म को पढ़ो, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ो। ठीक है ना, ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सीरीज में पढ़ना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर सरकार अगर जमीन ले रही है तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये बताया था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने से पहले हमारी 60 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, लेकिन अब है 6। तो वो जो फंडामेंटल राइट्स जो अबॉलिश हुआ कौन सा था, आप लोग सबको पता है, दैट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार को अबॉलिश कर दिया गया अंडर आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 1978। एंड देन क्वेश्चन आता है कि इसको हटाने का क्यों हटाया गया इसको। तो इसके हटाने में ही इसका आंसर छुपा हुआ कि कौन से राइट को वायलेट कर रहा था। ठीक है, तो होता क्या था कि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना, एंड लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। फिर हुआ क्या कि हमारे देश में 2 भागों में सोसाइटी बट गई थी। एक ऐसे तबके के लोग जिनके पास जमीन नहीं था, और दूसरे ऐसे तबके के लोग जिनके पास जमीन था। अब ये था और नहीं था, वो कैसे बैलेंस किया जाए। सरकार के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया, पहला अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया, तो 1951 में 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया। सोचो, 15 महीने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने को हुआ था, और जस्ट 15 महीने के बाद पहला संशोधन भी आ गया। और इसी से रिलेटेड आया था कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, और जिनके पास जो सरप्लस लैंड है उनको डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों के पास करना जिनके पास जमीन नहीं था। तो अब जमींदार लोग तो बोलेंगे ना कि भाई मेरी राइट टू प्रॉपर्टी को वॉलेट कर रहे हैं आप लोग, सरकार के लोग। ठीक है ना, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि देखो भाई, ये जो लैंड को एक्विजिशन कर रही है, यानी हमारे जो जमीन को ले रही है ताकि लैंडलेस लेबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर आप संविधान में दिए हो कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, तो जमींदार के पास तो ये वैलिडिटी हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी अपना रखे। लेकिन सरकार यहाँ पे ये भी बोल रही थी कि आपको जमीन बांटना ही होगा। ठीक है ना, तो इसी के तहत पहला अमेंडमेंट एक्ट आया। लेकिन जमींदारों के लिए क्या था, ये तो वॉयलेशन था। तो इन सारी दिक्कतों का सामना करते करते सरकार ने क्या सोचा कि अब इसको फंडामेंटल राइट्स के स्टेटस से ही हटा देते हैं। अगर उसको उसके स्टेटस से हटा दिया जाएगा तो अब वो क्या बन गई है 1978 के बाद, तो वो एक लीगल राइट यानी वैधानिक अधिकार, एक सिंपल लीगल राइट है, यानी एक ऑर्डिनरी राइट के रूप में बदल दिया गया है। पहले फंडामेंटल राइट होने से क्या होता था कि अमेंडमेंट आना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑर्डिनरी राइट होने से क्या हुआ कि ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसमें बदलाव लाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीन को सरकार ले सकती है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और उसके बदले में हमको कंपनसेशन मिलेगा। उस समय भी कंपनसेशन मिलता था, लेकिन स्टेट टू स्टेट वैरी करता था। लेकिन ये सारी समस्या को जूझते सरकार क्या की, इसको हटा दी फंडामेंटल राइट से। तो आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या ये क्यों हटाया गया ये चीज, है ना। तो बैक टू अवर टॉपिक, काफी लंबा मैंने इसको ले लिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, तो फीचर्स यानी विशेषताएं क्या है फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहले क्या होगा कि
ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे संविधान की एक अभिन्न अंग है। इसको आप मामूली कानून मत समझना, क्योंकि अगर आप इसको वायलेट करोगे तो सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास मूव कर सकती है, ठीक है ना। यानी इंटीग्रल पार्ट है, और अगर पार्लियामेंट इसमें बदलाव लाना चाहती है तो उसको एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बकायदा अमेंडमेंट लाके हमारे फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना। जब आप अमेंडमेंट करोगे तो अमेंडमेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 368 में इसमें बात किया गया है अमेंडमेंट का। तो अगर आपको यानी पार्लियामेंट को अगर बदलाव करना होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो आपको 368 के तहत आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी उसमें चाहिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। आम बहुमत नहीं चाहिए उसमें कि 50% +1, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का फंडा आ जाता है ना, 2/3 मेजॉरिटी का बात आ जाता है। तो इसको आप आम कानून मत समझना कि तुरंत आए तुरंत बदल दिए और लेके चले गए। अगर आप बदलाव ला भी रहे हो तो बेसिक फीचर को वायलेट नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या फंडा है, इसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में डेफिनेटली समझेंगे, तो इसीलिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा बात क्या आता है कि राइट्स आर क्वालिफाइड। तो राइट्स क्या होती है, अधिकार क्या होती है, क्वालिफाइड होती है। इसका मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि हमको फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो हम सुप्रीम हो गए, ऐसा नहीं कि हम किसी को गाली देकर चले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे स्टेट क्या करेगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट फॉरवर्ड करेगी, यानी आप अपना फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंजॉय करो, लेकिन वहां पे आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे सिटीजन हो इंडिया के, उस सामने वाला भी हमारे देश का नागरिक होगा, ठीक है ना। तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, तो स्टेट क्या करेगा, वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट फॉरवर्ड करेगा, यानी बाधाएं पुट फॉरवर्ड करेगा। अगर आपको अनलिमिटेड राइट दे दिया तो क्या करोगे, क्या हो जाओगे आप, एक खुले सांड के जैसा हो जाओगे। फॉर ग्रांटेड मत लेना मेरे वर्ड्स का, मैं कभी कभी ऐसा वर्ड यूज कर देती हूँ, है ना। एक नॉर्मल भाषा में क्या हो जाओगे, खुले सांड की तरह, यानी किसी को भी गाली देना, किसी को भी मार देना, तो क्या होता है वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट फॉरवर्ड किया जाता है ना। एक रीजन के तहत आपको बाधाएं लगाई जाती है, समझ आया आप लोग को। ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता लेकिन क्वालिफाइड है, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर बात क्या आती है कि प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ राइट्स। तो क्या होता है कुछ कुछ सिचुएशंस में कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ये कुछ कुछ सिचुएशन क्या होती है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो कुछ कुछ सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। तो ये दोनों सिचुएशन में क्या होता है, अगर हमारे कंट्री में अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाए, फॉर एग्जांपल चाइना अटैक करते, तो हमारे सारी फंडामेंटल राइट्स को सीज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है, एंड आप पूछोगे एक्सेप्शन क्या है, तो क्या हो जाता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, चाहे आप इंटरनल इमरजेंसी लगाओ चाहे आप एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाओ, लेकिन उसमें ये नहीं वॉयलेट हो सकता, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 20 में क्या होता है, आर्टिकल 21 में क्या होता है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लो कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगे या इंटरनल इमरजेंसी लगे, दोनों में ही आर्टिकल 20 और 21 को नहीं लिया जा सकता है हम लोग से, ठीक है। एंड अगर इंटरनल इमरजेंसी लगे तो उस समय तो 20 और 21 तो वैलिड रहेगा, लेकिन एक और आर्टिकल वैलिड रहेगा। वो कौन सी आर्टिकल होगी, आर्टिकल 19।
अब आर्टिकल 19 में क्या होता है तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए अभी तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। तो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी चाइना अटैक कर दे, पाकिस्तान अटैक कर दे, तो उस समय आर्टिकल 2021 क्या होगा, ऑपरेट करेगा। लेकिन आर्टिकल 19 और बाकी सारे जो जितने सारे फंडामेंटल राइट्स है वो वैलिड नहीं होंगे उस समय। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी लग जाए, यानी जो अंदर की आपातकाल लग जाए, अंदर की आपातकाल बोले तो कब लगा था हमारे कंट्री में, तो 1975 में, यानी इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में लगा था, ठीक है ना। तो उनके समय क्या लगा था, इंटरनल इमरजेंसी। क्यों लगता है इंटरनल इमरजेंसी, तो सिविल वॉर के कारण। और इसका चैप्टर दे रखा है, तो इसमें भी हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं, है ना। अभी एक खाली आपको एक जस्ट मिल रहा है टॉपिक का, ठीक है ना, इसलिए अभी आपको डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी के इतना ही जान लो कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 रहता है, एंड इंटरनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20, 21 एंड 19 रहता है। लेकिन एक्सटर्नल इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 वैलिड रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब बात आती है क्या कि एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अंडर मार्शल लॉ। अब क्या बात आती है कि जो यूजेस है फंडामेंटल राइट्स का वो स्थगित कब हो जाती है, जब मार्शियल लॉ लगता है। अब ये मार्शियल कानून क्या होता है, हिंदी में इसको मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 34 में क्या बात किया गया है, मार्शियल लॉ के बारे में। एक पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है जहां पे कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई भी काम नहीं करेगा। अगर किसी एरिया में कर्फ्यू लग जाए, फॉर एग्जांपल कर्फ्यू को ही समझ लो क्या है, वो मार्शल लॉ की तरह, ठीक है ना। तो अगर कर्फ्यू लग जाए तो क्या आप बाहर निकल जाओगे क्या कुछ बोलने के लिए, आपको तुरंत से ठैस और शूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे क्या इंपोज हुआ है, मार्शल लॉ। एक पर्टिकुलर एरिया में इसको लगाया जाता ताकि शांति को स्टैब्लिश किया जा सके, पीस को स्टैब्लिश कर दिया जाए। क्योंकि दंगा फसाद तो क्या करती है सरकारें, मार्शल लॉ लगा देती है, यानी वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है। वहां पे कानून का शासन नहीं चलेगा, मिलिट्री का रूल चलेगा। और जब मिलिट्री का रूल चलेगा तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, कोई फंडामेंटल राइट्स का काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यानी सस्पेंशन हो जाता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, राइट, समझ में आ गया। अब बात आती है कि क्या ये परमानेंट नहीं है, क्या ये परमानेंट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये सैक्रोसेंट नहीं है, सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंट, स्थायी तौर पे नहीं दिया गया है हमें। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसमें बदलाव ला सकती है, लेकिन को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने देखा राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया। वो एक ऑर्डिनरी राइट नहीं थी उस समय, है ना, वो एक बकायदा क्या थी, फंडामेंटल राइट थी। अगर आप फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। इसीलिए क्या है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है। समझ आया आप लोग को। और एक बात और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला बात क्या है कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, सिर्फ हमारे सिटीजन्स को मिले हुए, इंडिया सिटीजन्स को। यानी जो अमेरिका से जो सिटीजन्स आए गए, अमेरिकन सिटीजन को वो राइट्स नहीं मिले गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ, कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिले गए हैं, कौन सा है वो अभी देखते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। सारे आर्टिकल्स है ये एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन्स, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, ठीक है ना। तो 15 के में कौन सी प्रोविजन है, 16 में कौन सी प्रोविजन है, 19 में कौन सी प्रोविजन है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, इसको सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, पढ़ने वाले बहुत मजे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जो सारे जो आर्टिकल्स है ये फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। ये जो सारे जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजन है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, बाहर के लोग के लिए नहीं है। तो इस बात को गार्ड बांधकर रख लेना, 15, 16, 19, 29, 30 एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछना, प्लीज एंड प्लीज पूछना, ठीक है ना।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।